आज अभी प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव न्यूट्रिशनल केयर इन इसोफेजियल एंड गैस्ट्रिक सर्जरी, ये वाले टॉपिक के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि नाम दिया है प्री एंड पोस्ट, मतलब ऑपरेशन जो भी सर्जरी हो रही है उससे पहले वाला न्यूट्रिशनल केयर कैसा होना चाहिए और ऑपरेशन के बाद कैसा केयर होना चाहिए, ये अपना टॉपिक है। और इसमें दो कंडीशन दी है, इसोफेजियल सर्जरी ऑब्लिक गैस्ट्रिक सर्जरी। दोनों ही जो डिसीजेस हैं वो जीआईटी से कंसर्न्ड है। इसोफेजियल यदि सर्जरी होती है तो इसका मतलब हो जाता है कि उसका इसोफेगस अफेक्टेड है, बाकी स्टमक से लेके तो बाकी जितनी स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन इंटैक्ट है। गैस्ट्रिक सर्जरी की बात जब अपन करते हैं तो वो गैस्ट्रिक सर्जरी भी अलग अलग तरह की हो सकती है, बैरिएट्रिक भी इसमें आ सकती है, या अल्सर्स हो गए हैं इसलिए भी हो सकती है। तो ऐसे कोई भी कारण है या कैंसर हो गया गैस्ट्रिक, तब भी हो सकती है सर्जरी। तो ऐसे जो भी कारण होंगे उसमें स्टमक अफेक्टेड है, बाकी जो पार्ट है इंटेस्टाइन वो ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि दोनों तरह की जो सर्जरी होती है उस सर्जरी में जो टाइप है न्यूट्रिशनल केयर का प्री एंड पोस्ट का वो करीब करीब समान रहता है। इसलिए ये वाला जो आज आपका अपना लेसन है उसमें सर्जरी के दौरान कैसे डाइट दिया जाए और कैसे न्यूट्रिशनल केयर की जाए इसके ऊपर अपन बात करेंगे। अब सबसे पहले तो बात आती है सर्जरी की। सर्जरी का मीनिंग तो मालूम ही है सबको कि ये एक इंटेंशनल ट्रॉमा है। इंटेंशनल ट्रॉमा मीन्स इंजरी। तो जब हम लोग प्री प्लान्ड होता है ऑपरेशन होना, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़े, नहीं तो नॉर्मली प्री प्लान्ड ऑपरेशन किया जाता है, यानी पहले से ही प्लानिंग की जाती है कि कब ऑपरेशन करना है, उसके बाद किया जाता है। अब क्या होता है कि बिफोर सर्जरी मतलब प्री ऑपरेटिव यदि न्यूट्रिशनल केयर करना है तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, एम्स क्या होंगे और ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। तो उसमें सबसे पहले तो ये रहता है कि प्रिपरेशन फॉर वेल डिज़ाइन डिफेंसिव न्यूट्रिशन, ये एक सबसे पहला एम रखा जाता है कि क्योंकि सर्जरी होना है तो डिफेंसिव मैकेनिज़्म जो है अपनी बॉडी का वो बहुत अच्छा हो जाना चाहिए। इसके लिए प्लानिंग करना पड़ती है इस एम को लेके। और इसी एम को लेकर जब प्लानिंग कर रहे हैं तो दो ऑब्जेक्टिव अपने सामने आ जाते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव आता है कि बॉडी वेट को जो मेंटेन करना, एप्रोप्रिएट बॉडी वेट मेंटेन करना, ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि जब व्यक्ति हेल्दी रहेगा, उसका बॉडी वेट नॉर्मल है मतलब वो हेल्दी है ना। तो ऐसा यदि रहेगा तो सर्जरी के दौरान जो भी लॉसेस हो रहे हैं, क्योंकि उस समय ब्लड लॉस होता है, टिश्यू लॉस होता है और न्यूट्रिशनल स्टेटस बहुत पुअर हो जाता है। और पहले ही यदि किसी पर्सन को कोई एक्यूट डिसीज़ है या क्रॉनिक डिसीज़ है जिसके कारण कि ऑपरेशन करना पड़ रहा है तो उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस वैसे ही ख़राब हो जाता है और उसके कारण उसका बॉडी वेट अफेक्टेड रहता है। इसलिए ये मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड जो पॉइंट है कि इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस। बॉडी वेट तो है ही इम्पॉर्टेंट, वैसे ही न्यूट्रिशनल स्टेटस भी है कि यदि जैसे इसमें सपोज करो कोई पर्सन एनीमिक है तो ऐसे समय में उसका यदि अपन ऑपरेशन करें तो और ज़्यादा ब्लड लॉस होकर और ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो सकती है। यदि समझ लीजिए उसमें प्लाज्मा प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है तो उसको भी मेंटेन करना ज़रूरी है, नहीं तो और ज़्यादा टिश्यू कैटाबॉलिज्म के कारण नुकसान होगा। तो इसलिए ये दोनों कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करना पड़ती है और इसीलिए इन दोनों को मेंटेन करना ये हमारी प्रोसीजर का भाग रहता है। अब प्रोसीजर कैसे करते हैं तो सबसे पहले चूँकि ये दोनों को अपने को मेंटेन करना है इसलिए असेसमेंट करना पड़ता है उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस का और उसमें न्यूट्रिशनल नीड्स क्या है वो देखी जाती है। असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल नीड्स, ये असेसमेंट उस पेशेंट का होने के कारण ही हो सकता है और इसके लिए सब्जेक्टिव ग्लोबल असेसमेंट वो भी किया ही जाता है। साथ ही साथ जो मिनी न्यूट्रिशनल असेसमेंट है वो भी किया जाता है, मतलब एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, उसके बायोकेमिकल जो पैरामीटर्स हैं उसको ध्यान में रखा जाता है, उसकी डाइट हिस्ट्री देखी जाती है और इस तरह से
ये पूरा चेक किया जाता है, उसका असेसमेंट, और उसके आधार पर उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स निकाली जाती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा फिर क्या किया जाता है, तो डाइटरी मैनेजमेंट किया जाता है। अब डाइटरी मैनेजमेंट जब करना रहता है तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि प्लानिंग जो रहेगी सर्जरी की वो बहुत पहले की जाती है। तो अब उसका वेट नॉर्मल होने के लिए, और यदि कंडीशन उसकी ठीक है, तो रेगुलर डाइट दिया जाता है फॉर वेल नरिश्ड, मतलब जो भी पर्सन है जिसका कि वेट भी ठीक है, उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि वो खाना नहीं खा पाता है या ऐसा कुछ, तो उसको फिर रेगुलर डाइट दिया जाता है ताकि उसका वेट भी नॉर्मल हो जाए, न्यूट्रिशनल स्टेटस भी उसका सही रहे। और ये जो बिफोर सर्जरी ये जो प्लानिंग रहती है वो प्लानिंग बहुत पहले से की जाती है। जैसे 1 मंथ का भी टाइम हो सकता है, कहीं कहीं ऐसा है कि इतना 1 मंथ नहीं ले सकता व्यक्ति, 8 दिन हो सकता है, 4 दिन हो सकता है। तो ये जिस भी तरह का है उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं। तो वेल नरिश्ड पर्सन होगा और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो उसका, और लेकिन उसका यदि न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर है या उसका वेट ठीक नहीं है तो इसको मेंटेन करने के लिए ये फर्स्ट उस तरह का डाइट दिया जाता है। मान लो कि वो मालनरिश्ड है पर्सन, तो उसके लिए फिर स्पेशल डाइट्स दिए जाते हैं जो कि अभी अपन ने पढ़े हैं, पेरेंटरल भी पढ़ा है और एंटरल भी पढ़ा है। तो ऐसा कोई हो पर्सन की जो खा ही नहीं पा रहा हो, तो ये सब तरह से उसको डाइट देकर इसके ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किया जाता है। अब आता है कि जब सर्जरी का टाइम आ गया तो उस समय का डाइट कैसा होना चाहिए, प्री सर्जरी डाइट, है ना। अब इसमें दो हैं कि पहले तो 2-3 दिन पहले कैसे देना चाहिए, तो उसमें लिक्विड डाइट दिया जाता है और साथ में वो लिक्विड डाइट जो रहेगा वो लो रेसिड्यू का दिया जाता है। अब ये क्यों दिया जाता है ऐसा, और वो इसलिए दिया जाता है कि उसके जो बॉडी है उसके अंदर जो एब्डोमेन में यदि डिस्टेंशन है, ब्लोटिंग है, तो वो सब ठीक हो जाए, उसके लिए इस तरह का डाइट प्लान किया जाता है ताकि उसके इंटेस्टाइन साफ हो जाए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब भी ऑपरेशन होगा तब उसको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, इसलिए बिफोर 2-3 डेज लिक्विड डाइट पे उसको रखा जाता है जिसमें कि रेसिड्यूज भी कम रहते हैं। तो एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर होने के कारण वो फ्लश आउट हो जाता है और इंटेस्टाइन क्लियर हो जाती है, इसलिए इस तरह का डाइट देना ज़रूरी है। अब उसके बाद आता है कि बिफोर 8 आवर्स, मतलब ऑपरेशन होना है तो उसके 8 घंटे पहले विदाउट फूड एंड फ्लूइड, मतलब कोई भी भोजन या जो फ्लूइड है वो भी नहीं दिया जाता। अब ये क्यों किया जाता है ऐसा, तो इसका सीधा सीधा कारण ये रहता है कि ऑपरेशन के समय एनेस्थीसिया दिया जाता है, वो जो एनेस्थीसिया रहता है उसका इफ़ेक्ट भी पड़ता है और ऑपरेशन के कारण भी इफ़ेक्ट पड़ता है, और उसके कारण कई बार नौशिया, वोमिटिंग और डायरिया ये होने के चांसेस रहते हैं। जब ऐसी कंडीशन हो जाए तो जो पेशेंट है उसका हीलिंग भी प्रॉब्लम रहेगी और जो इफ़ेक्ट है उसका एनेस्थीसिया का, उसका भी नुकसान उसको होगा। तो इसलिए अपने आप ही ये 8 घंटे पहले उसको कुछ भी खाने को भी नहीं दिया जाता और कोई भी लिक्विड भी देना मना कर दिया जाता है ताकि इंटेस्टाइन उसकी पूरी वैसे ही पहले 2-3 दिन से क्लियर हो चुकी है और इसका कारण उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ताकि रिकवरी उसकी जल्दी हो सके। तो इस तरह से ये प्री सर्जरी का डाइट होता है। अब आता है पोस्ट सर्जरी का डाइट। पोस्ट सर्जरी का जो डाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हीलिंग की आवश्यकता है। प्री की तो था ही कि यदि वो वेल नरिश्ड रहेगा और मतलब साथ ही साथ में उसका वेट वगैरह सब वेल नरिश्ड पर्सन है तो ऑटोमेटिकली जो लॉसेस होने वाले हैं ऑपरेशन से या जो स्ट्रेस उसके ऊपर पड़ने वाला है तो वो स्ट्रेस को वो आराम से बियर कर सकता है और जल्दी उसकी रिकवरी हो सकती है। इसलिए प्री डाइट जो था, प्री ऑपरेटिव डाइट, वो इम्पॉर्टेंट था। उसी तरह से पोस्ट सर्जरी डाइट है वो भी इम्पॉर्टेंट इसीलिए रहता है कि वो जल्दी से जल्दी नॉर्मल लाइफ लीड कर सके, उसकी रिकवरी फास्ट हो सके, इसके लिए पोस्ट सर्जरी डाइट दिया जाता है। अब इसके जो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं वो क्या क्या रहते हैं, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये रहता है कि टू मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, क्योंकि जब भी ऑपरेशन होगा तब ऐसे समय में उसमें फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है क्योंकि लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए सबसे पहले तो यही मेंटेन करना पड़ता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव रहता है कि फिर
सॉलिड फूड उसको री इंट्रोड्यूस करना, क्योंकि डाइट अपने डिटेल्ड कर दिया था और 2-3 दिन पहले लिक्विड डाइट पे ही था वो पर्सन, तो इसलिए ओरली भी फूड दिया जाए और सॉलिड फूड भी वो खा सके, मतलब रिकवरी जल्दी हो सके, इसके लिए ये वाली चीज़ भी देखी जाती है। क्योंकि जीआईटी और इसोफेजियल सर्जरी हुई है, इसोफेजियल है तो वो नॉर्मली सब फूड डाइजेस्ट कर पाएगा, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर यदि गैस्ट्रिक सर्जरी है तब भी ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, तब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। फिर इसके बाद तीसरी है कि टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस। जैसे ही न्यूट्रिशनल स्टेटस इम्प्रूव होगा अपने आप रिकवरी फास्ट होगी, इसलिए थर्ड ऑब्जेक्टिव ये रखा गया है। अब डाइटरी मैनेजमेंट कैसा किया जाता है उसका, तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले पेरेंटरल फीडिंग दी जाती है जब भी ऑपरेशन होता है, उसके बाद ओरली या ट्यूब से कुछ भी नहीं दिया जाता। एकदम स्टार्टिंग पॉइंट रहता है कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को ठीक करना है, इसलिए पेरेंटरल फीडिंग दी जाती है ताकि लॉसेस जो भी हुए हैं उस समय वो भी फुलफिल हो जाए। और कई बार जो टिश्यू कैटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उसको भी पेरेंटल फीडिंग से दे सकते हैं, जो मेडिसिन है वो भी दे सकते हैं, कोई हार्मोन का भी इंट्रोड्यूस करना है तो वो भी इसमें किया जा सकता है। जैसे सपोज करो डायबिटिक पर्सन है, उसको इंसुलिन देना है तो ये वो भी से दिया जा सकता है, ताकि जो पेशेंट है पेरेंटल फीडिंग से अभी अपन ने पढ़ी ही है पेरेंटल फीडिंग, तो उससे क्या होगा, स्टेबलाइज हो जाएगी उसकी कंडीशन, इसलिए ये दिया जाता है। फिर उसके बाद जैसी पेरेंटल फीडिंग हमेशा यही कहा जाता है कि बहुत लंबे समय तक देना भी नहीं चाहिए और तुरंत ही उसको एंटरल फीडिंग पर लाना चाहिए। अब एंटरल फीडिंग भी आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको मालूम है कि एंटरल फीडिंग का मतलब भी क्या है कि ओरल और ट्यूब, मतलब इंटेस्टाइन में जो जाएगा। तो ओरली यदि वो ले सकता है तो बेस्ट ही है, पर नहीं हो तो फिर ट्यूब फीडिंग से उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। जो जो उसकी कमियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए और जिस तरह का सर्जरी हुई है उसकी क्या डिमांड है उसके हिसाब से ये तीनों ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के हिसाब से ये ओरल फीड या ये दिया जाता है। अब यदि ओरल दिया जाता है तब उसमें क्या है कि सबसे पहले तो मुंह में बर्फ़ या पानी ये टॉलरेट हो रहा है कि नहीं ये देखा जाता है। तो हमेशा फीडिंग जब चालू करते हैं तब ये चीज़ ध्यान रखना पड़ती है कि किस तरह से उसको डाइट प्रोवाइड करना है। तो इसलिए प्रोग्रेसिव में सबसे पहले बिल्कुल बर्फ़ का टुकड़ा रख दिया जाता है ताकि वो आराम से चूसता रहे और धीरे धीरे पानी अंदर जाए और पता चल जाए कि हाँ उसको स्वेलिंग में डिफ़िकल्टी नहीं हो रही, निकलने में प्रॉब्लम नहीं आ रही और वो ठीक से चल रहा है काम। दूसरा काम जो किया जाता है फिर ये जब सब ठीक हो जाए फिर क्लियर लिक्विड डाइट पे आता है, इसीलिए इसके बाद फिर जो नेक्स्ट चीज़ लिखी है वो प्रोग्रेसिव डाइट। अब ओरल फीडिंग में और प्रोग्रेसिव डाइट में आपको मीनिंग तो मालूम ही है कि ये तो अपन ने स्टार्टिंग किया, फिर प्रोग्रेसिव डाइट, क्लियर लिक्विड, उसके बाद लिक्विड डाइट और उसके बाद सॉफ्ट डाइट, लाइट डाइट और रेगुलर डाइट, इस तरह से इसको डाइट दिया जाता है। ये पूरा डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ इसलिए इसको वापस से रिपीट नहीं कर रही हूँ मैं, वही सब चीज़ें ध्यान रखी जाती है। पर पेशेंट चूँकि पोस्ट सर्जरी का है इसलिए ये खास तौर से ध्यान रखा जाता है कि वो जो पेशेंट है उसको फ्रीक्वेंट फीडिंग दी जाए और साथ ही साथ में बिल्कुल स्मॉल फीड हो और जो टॉलरेट हो रहा है कि नहीं इसको देखा जाए, मतलब मॉनिटरिंग आफ्टर सर्जरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो इस तरह से आज का ये जो लेक्चर था प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव न्यूट्रिशनल केयर, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप लोग यदि इसको पढ़ो तो उसके बाद थम्स अप करके मेरे को उसमें मैसेज डाल देना, ताकि क्या होगा कि मुझे भी पता चल जाएगा कि इतनी लड़कियों ने पढ़ लिया। तो बस अब मैं बंद करती हूँ।